हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पेशेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। वापस चलते हैं उसी कड़ी के अंदर राजस्थान के किले व दुर्ग देखते हैं। हमने कुंभलगढ़ देख लिया था, रणथंभौर का किला देख लिया था, चित्तौड़गढ़ देख लिया था, गागरोन देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर दुर्ग के बारे में। कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग के बारे में। तो करते हैं प्रारंभ आमेर दुर्ग। आमेर आमेर दुर्ग के बारे में हम बात करें कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो महल की आकृति के अंदर बना हुआ है। आमेर दुर्ग है ना, ये सब दुर्गों के अंदर एकमात्र ही दुर्ग है जो क्या है, महल की आकृति की तरह बना हुआ है। अब देखो, महल और किले दुर्ग ये अलग अलग होती हैं। महल होती हैं जो राजा अपनी बढ़िया समझे बढ़िया तरीके के रहने के लिए बनाते हैं। और किले दुर्ग होते हैं जो होते हैं आक्रमण से बचने के लिए, सैनिक छोड़िए सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। किले दुर्ग सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अब आपको पता है आमेर पे मुगलों का प्रभाव हमें प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। मुगलों के साथ आमेर की बहुत अच्छी उठ बैठी, कैसे कह दिया नहीं आप फलानी फलाना सा बहुत तकड़ी उठ बैठे। तो इस आमेर के जितने भी कछुआ शासक हैं उनके साथ में मुगलों की बहुत अच्छे तरीके से संबंध रहे हैं। तो मुगल ही आक्रमण करे और तो कोई करे नहीं। तो इनके पास समय था महल की आकृति में आमेर दुर्ग बनाया। निर्माण किसने करवाया मेरे साथ? निर्माण करवाता है मान सिंह। कौन करवाता है? मान सिंह करवाता है। क्या करवाता है मेरे साथियों? इस किले का निर्माण करवाता है। इससे पहले कहते हैं, मान सिंह से पहले कहते हैं कि यहाँ पे काकिल आ गया था और उस समय यहाँ पे छोटी गढ़ी थी, तो उसने भी उस गढ़ी का थोड़ा निर्माण करवाया। तो इसीलिए इस आमेर दुर्ग की हम बात करें तो इसको काकिलगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काकिलगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ लें। मान सिंह से पहले यहाँ पे गढ़ी थी, काकिल ने उसका निर्माण करवाया, इसीलिए इसका नाम काकिलगढ़ भी है। ये भी आप ध्यान रखना। किसका प्रभाव है मेरे साथियों? इस किले पे मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव दिखाई देता है। आमेर में बात करें, आमेर की चित्रकला पे मुगल प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल देता है, हाँ यही बात। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार होने के बाद में संबंध अच्छे हो गए आमेर के कछुआ शासकों के, तो प्रभाव तो दिखाई देना ही है, बिल्कुल देगा। फिर इस किले का निर्माण करवाया ना, तो अच्छे तरीके से करवाया कि इस किले के अंदर आ तो व्यक्ति बिना परमिशन से सकता है, लेकिन जाएगा हमसे पूछ के। मान सिंह ने कहा इसके अंदर आ तो सकता है बिना कोई परमिशन की, लेकिन जाएगा ना तब उसे पूछ के जाना पड़ेगा कि कहां से बाहर निकलूं। मतलब क्या है, आमेर का जो किला है ये भूल भुलैया है, ये भी ध्यान में रख लेना। आमेर का जो किला है भूल भुलैया, भूल भुलैया, ये बात ध्यान में रख।
यहाँ पे व्यक्ति अंदर तो आ सकता है, जिस प्रवेश द्वार से अंदर आता है ना, उस प्रवेश द्वार से वापस बाहर निकलना उसके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। पता ही नहीं चलता, भूल भुलैया की तरह है, कहां से जहां से आप निकल रहे हो तो वो आपको पता नहीं कहां पे ले जाके छोड़ेगी। तो ऐसे है कहानी, समझ में नहीं आती। फिर हम बात करें इस आमेर के, जो कछुआओं की प्रमुख राजधानी रही है। कछुआ शासकों की क्या रही है? प्रमुख राजधानी रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब आमेर दुर्ग के बारे में ये बताओ आप कि शुक्र नीति के अनुसार किस श्रेणी के अंदर आ सकता है आमेर का दुर्ग? सबने देखा है जयपुर के बारे में, सब सोशल मीडिया यूज करती है, तो जयपुर के बारे में बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही है। प्रत्येक चीज की, आमेर की है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, पत्रिका गेट है, या फिर हवा महल की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, सब चीज की जयपुर के अंदर जितने दार्शनिक स्थल है ना, वो सब के सब वायरल हो रखे हैं। तोरण गेट भी वायरल हो रखा है, बिल्कुल हवा महल के जैसे ही तोरण गेट, लेकिन वो हवा महल की बिल्कुल कॉपी नहीं है, लेकिन हवा महल का जो पीछे का हिस्सा है वो आकृति है, वैसी की वैसी कॉपी कर रखी है, लेकिन उसमें कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें हैं सब वायरल हो रखी है, आपने देखी भी है। तो आप ये बताओ कि आमेर का जो किला है, ये शुक्र नीति के अनुसार किस श्रेणी में रखा गया है? इसके बाद में हम आमेर के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं उसके बारे में बात करें। तो हम बात करते हैं इमारती दार्शनिक स्थल की बात करें। सबसे पहले मैं बात करूं दीवाने आम की बात करें। किसकी बात करें? दीवाने आम की बात करें, जहां पे राजा आम जनता से बैठ के बातें किया करता था, वो तो है दीवानी आम। ठीक है, एक है दीवानी खास, एक क्या है? दीवानी खास की बात करें। ये जो दीवानी खास है ना, आपने आमेर के अंदर नाम सुना होगा शीश महल, जहां पे क्या लगी हुई है? शीशे ही शीशे लगे हुए। ये जो दीवानी खास है, यहाँ पे खास व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तियों से बैठ के शासक बात किया करता था, वो है दीवानी खास। शीश महल है, यानी शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दीवार के अंदर लगाए गए हैं। अगर आप भी कभी घूमने जाओ तो एक दो लोकेशन ऐसी है जहां पे आप पिक्चर क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर जो शीशे के अंदर क्लिक होगी और शीशे, उस शीशे के अंदर आपकी इतनी इमेज दिखाई देगी, आपको समझ में नहीं आए। एक दो पॉइंट ऐसे भी हैं, देख के आए हैं हम भी। तो वो है दीवानी खास, शीश महल। ठीक है, फिर और बात करें हम, और बात करें, देखो यहाँ पे जितनी भी महल है ना, जितनी भी महल है, वो महल नहीं कहती हैं आमेर के अंदर। उनको उनको महल नहीं कहती हैं, उनको कहती है मंदिर। क्या कहती हैं? मंदिर कहती है। महल नहीं कहते, महल को कहती है मंदिर। अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो टेम्पल मत करना, मंदिर ही करना इंग्लिश में भी। अभी हमने लिखा है सुहाग, ये वास्तव में सुहाग महल है, लेकिन जयपुर के अंदर जब महल की बात आए तब मंदिर करना है। कैसे करना है? देखो, हम हवा महल पढ़ के उसको कहते हैं हवा महल, कहते हैं ना। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। मंदिर जो महल बिल्डिंग्स है वो मंदिर कहती हैं, आमेर में, जयपुर में मंदिर कहती हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर कौन सा? सुहाग मंदिर कैसा होता है इसकी बात करें। सुहाग मंदिर की बात करें तो सुहाग कहते हैं का सुहागन है ना। हाँ, रानियों के हास परिहास का जो स्थान होता था वो कौन सा था? सुहाग मंदिर था। ठीक है ना। फिर हम बात करें इसी के आगे एक और मंदिर की, एक है यश मंदिर। यश मंदिर कहाँ पे है? आमेर दुर्ग में।
कहाँ पे है? यश मंदिर आमेर दुर्ग में। फिर यश के बाद में हम बात करें सुख मंदिर। देखो लुगायन की चाहिए बढ़िया हार श्रृंगार की चीजें चाहिए, यानी सुहाग मंदिर बना दिया है, गाठा जाओ बढ़िया करो हार श्रृंगार हास परिहार जो भी जचे वो कर लो। यश मंदिर। सुख मंदिर, जब महिला हार श्रृंगार करके बढ़िया टिप टॉप बन के रहने लग जाए तो वो सुखी हो जाती है, बहुत सुख आवे, आनंद आवे। सुख मंदिर की बात करिए, सुख मंदिर कैसे? सुख मंदिर, सुख मंदिर की बात करें, एक जैसे 12 कमरे, एक जैसे 12 कमरे जो मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाए थे आमेर दुर्ग में। ये बात ध्यान में रखना, क्या है ये? सुख मंदिर है। एक जैसे 12 कमरे मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा बनवाए गए, ठीक है। सुहाग मंदिर, यश मंदिर की बात करी, जब ये मंदिर बनी है यानी ये महल बनी है तो इन पे किन का प्रभाव है मेरे साथियों? मुगलों का प्रभाव है। और मुगलों के अंदर एक व्यवस्था थी कि अगर हमने महल बनाए हैं तो उसके आगे बाग होना चाहिए, बगीचे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बाग बगीचे होने चाहिए। फोर्स सिस्टम से बगीचे लगाए जाते थे, 4 बगीचे लगाए जाते थे, वैसे बगीचे होने चाहिए। अब जब सुहाग मंदिर, यश मंदिर, सुख मंदिर ये महल बने हैं तो इनके आगे बगीचे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुगलों का प्रभाव है। तो इनके इन महल मंदिरों के आगे आपको देखने को मिलेगी मेरे साथियों केसर। केसर सुनिए ना, बिल्कुल बिल्कुल केसर, क्यारी जमींदार का बेटा देखा है तो समझेगा, केसर क्यारी। केसर क्यारी बगीचा। फिर एक और आता है, एक बाग आता है दौलाराम का बाग। कौन सा बाग? दौलाराम का बाग, ठीक है ना। ये बाग है, एक केसर क्यारी बगीचा है यहाँ पे, और एक क्या है मेरे साथियों? दौलाराम बाग है। बाग, बाग समझो नहीं? हाँ बस बाग, वही बाग। फिर और देखो यहाँ पे इस आमेर के अंदर एक मावठा जल दुर्ग भी है। क्या है? मावठा जलाशय है। मावठा जल दुर्ग, क्या बोल जल दुर्ग नहीं, मावठा जलाशय। आमेर में कौन सा जलाशय मेरे साथियों? मावठा जलाशय। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये बात है, जब मावठा जलाशय की बात है तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि संत दादू दयाल की बात करें। संत दादू दयाल में अगर आपको ध्यान हो तो इसी आमेर पे रज्जब जी को उपदेश दिए थे। रज्जब जी विवाह के लिए जा रहे थे, परनिजन जाओ बीननी लियान जाओ, जब रज्जब जी ने जलाशय किनारे, मावठा जलाशय किनारे बैठे, कौन? रज्जब जी ने मिला, दादू दयाल मिला। दादू दयाल जी का उपदेश सुनिए, रज्जब जी ब्याह को निकरावे और आपका जितना सांस आप इतना सांस के अंदर एनी टाइम दुल्हे के भीष में रिया, कौन रिया? रज्जब जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रज्जब जी को उपदेश दिए थे मावठा जलाशय के पास में। उसके बाद में हम इतिहास के अंदर पढ़ते आते हैं कि यहाँ पे शीला माता का मंदिर है। ये जो बातें हम पढ़ के आ गए ना, ये आपके तुरंत प्रभाव से दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने वास्तव में ये पढ़ा है, वास्तव में ये पढ़ा है, ये यहाँ पे है। फिर हम जयपुर आमेर की बात करें तो हम जब जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे, राजा महाराजा पढ़ रहे थे, तब हमने देखा जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर। ये आपके तुरंत प्रभाव से बातें दिमाग में आनी चाहिए कि सर हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, हमने यह पढ़ा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने जो बात पढ़ी है वो आप भूल गए हो, भूलना नहीं है। भूलने पे आपको पता है फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता है। एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो फिर हम बाद में आके कहते हैं, फिर बाद में आके हम कहते हैं कि यार ये तो प्रश्न मुझे आ रहा था लेकिन ये तो धक्के से ही गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। देखो ऐसा नहीं होता है, ये बाद के बहाने है। अगर आपको प्रश्न आ रहा ही था तो गलत तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम ये करके आ जाती है बाद में, इधर उधर की सुनते हैं, फिर दिमाग में आता है अच्छा इसका उत्तर ये है, फिर हम ये कहते हैं कि यार इसका उत्तर तो ये था लेकिन मैं तो गलती से ये करके आ गया, मेरे को ध्यान था, गलती से करके आ गया। एक एक बात है ना, एक एक सेकंड की गलतियां ना ये खराब कर दी।
यह हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। तो ये सुधारना है, एक एक सेकंड की गलतियां सुधारनी। एक सेकंड का कार्य है, अगर आपने इतिहास ढंग से पढ़ा है तो आमेर है ना, ये आमेर उधर आमेर के इतिहास से रिलेटेड करो, कंबाइन करो दोनों, उधर इतिहास कंबाइन करो, इधर कल्चर के अंदर दुर्ग कंबाइन करो, तुरंत प्रभाव से जो बात आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में आ जाए। आमेर की बात करें, जब हम मान सिंह पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आमेर का जो दुर्ग है ये मान सिंह द्वारा बनाया गया था। कुछ बातें हैं वो अपन अलग से लिख चुके हैं। फिर बात करिए हम, जैसे अभी हमने लिखा ये मावठा जलाशय, ये कल्चर का ही है। जब हम संत दादू दयाल जी पढ़ रहे थे तब मावठा जलाशय की बात की है हमने, अच्छे तरीके से की है। शिला माता के मंदिर की बात की है, बिल्कुल की है। जगत शिरोमणि के मंदिर की बात, तो ये जो बातें है ये आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आ जानी चाहिए कि हम ये बातें तो पढ़ चुकी हैं, ये यहाँ पे है। मैं यहाँ पे बाकी इमारतें लिखूं तो कमेंट आ जाना चाहिए कि सर इसमें ये इमारत भी है, इसमें ये इमारत भी है, उधर हिस्ट्री में पढ़ी है, उधर हिस्ट्री की क्लास में ये इमारत पढ़ी है, तब हमें याद आया, तब हमने बता दी। तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि आपको याद आते ही आपने आंसर पुट किया आगे का। जो मैं बात लिखने वाला हूं, हो सकता है 1 मिनट बाद लिखूं, 2 मिनट बाद लिखूं, या समझाने के पूरे समझाने के बाद में लिखूं कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, तो वो बात वो आंसर आप पहले इनपुट कर रहे हो, है ना, पहले बता रही हो। तो वो कितनी बढ़िया बात है कि आपको याद है, याद है। अगर आप बताती हैं तो ये मैं और बताऊं कि अगर आप गलत बताती हैं, अगर आप गलत भी बता भी देते हैं तो इसमें कोई वो हिचक वाली बात नहीं है कि मैंने गलत बताया। देखो अगर आप यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है कि नहीं ये भी यहाँ पे है, आप बताओगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे नहीं है, ये मेरे साथियों वहां पे है, यहाँ पे तो ये है। तो वो भी डाउट क्लियर होता है और वो बातें हमेशा याद रहती है, प्रश्न के अंदर वो बातें हमेशा याद रहती है, वो भूलते नहीं है, पेपर में वो सही होती है। अभी जैसे पशु परिचर के 2 दिसंबर की जो फर्स्ट पारी थी उसके अंदर लगभग मैं बता देता हूं 70-80% स्टूडेंट है ना उस पारी के प्रश्न गलत करके आए। प्रश्न क्या था कि दांत पे सोने की परत चढ़ाना, दांत पे सोने की परत चढ़ाना उसको कहती है राखन, चूंप नहीं कहते। 70-80% स्टूडेंट चूंप करके आए, लेकिन जो चूंप करके आए हैं जिनने घर पे आने के बाद में पेपर मिलाया है, आंसर की से पेपर मिलाया है, बहुत आंसर की आती है यूट्यूब पे, बहुत सर है आंसर की देते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है जो आंसर की देते हैं। अगर आप उनसे मिलाते हो तो आप प्रश्न पढ़ते हो, वो भी बताते हैं, जिसमें वो भी बताती हैं कि ये प्रश्न जो है ये ऐसे था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे करके आ गए, वो प्रश्न आप कभी जिंदगी भर नहीं बोलने वाले, कभी भी नहीं बोलने वाले। फिर आपको ध्यान में रहेगा कि चूंप होती है सोने या चांदी के दांत से, तार से दांतों को बांधना, और रखन होती है सोने या चांदी की, सोने की जो परत चढ़ाते हैं ना दांत, तो नकली सोने का दांत बना देते हैं, वो क्या होती है, हाँ, क्योंकि अंदर तो सोन दांत असली है, ऊपर परत चढ़ा देती है, फिर पूरा दांत सोने का, नहीं भैया पूरा दांत सोने का नहीं है, परत परत सोने की है, वो होता है रख, चौंक नहीं होता। तो ऐसे प्रश्न की बजाय हम यहाँ पे आंसर देते हैं तो हमारे प्रश्न क्लियर होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। लिखो फिर यहाँ पे अंबिकेश्वर मंदिर, अगले मंदिर की बात करें हम, ये मंदिर है, ये शिला माता का मंदिर है, ये जगत शिरोमणि का मंदिर है, ये वो महल वाली बात नहीं चल रही है, वास्तविक मंदिर टेम्पल्स की बात चल रही है। अब लिखो जगत शिरोमणि के बाद में अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर मंदिर, शिला माता मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, ठीक है। फिर आमेर के अंदर हम बात करें, आमेर के अंदर बात करें एक महल की, जब इस शीश महल के पास जाते हैं ना, इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे एक महल आता है जिसको कहती हैं बारह दरी महल, क्या कहती हैं, बारह दरी महल भी आमेर के अंदर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर हम बात करें इस आमेर दुर्ग की फेमस प्रवेश द्वार की, प्रसिद्ध प्रवेश द्वार की बात करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रवेश द्वार,
प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है। ये एक ही प्रवेश द्वार लिखाऊंगा और कुछ याद मत करना ना, एक ही प्रवेश द्वार करना। और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कौन सा प्रवेश द्वार मेरे साथियों? गणेश पोल। कौन सा अपन बात कर चुके हैं कि जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको कहते हैं पोल। कौन सा? गणेश पोल। कौन सा है? गणेश पोल है। इस प्रवेश द्वार को फर्ग्यूसन विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताता है। इसीलिए बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फर्ग्यूसन ने किस किले के कौन से दुर्ग को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है, तो वो है गणेश पोल। आमेर का है, गणेश पोल है, गणेश पोल। ठीक है, सबसे पहले गणेश जी को मनाना है। फर्ग्यूसन किसी भी प्रवेश द्वार की बात करी विश्व के अंदर, तब सीधा गणेश जी को मनाना है। सबसे पहले गणेश जी को बोल गणेश भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः है। पोल गणेश जी का है। कौन सा है? गणेश जी का है। आमेर के किले का है, आमेर के किले का है। तो लिखो फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। प्रवेश द्वार गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। ये मानता है सर। इसके बाद में सारी जनता भी मानने लग गई है। यहीं पे बात करी है, हम इमारत की और बात करती हैं, तो यहाँ पे हम लिखती हैं सावन भादो के महल। ठीक है, सावन भादो के महल की भी बात हम यहीं पे कर लेते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे आमेर के अंदर, यहाँ पे लिखता हूं मैं अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव मंदिर है। बात सुनना, अचलेश्वर महादेव या अचलेश्वर स्वामी की बात करी हमें, बात को सुनना। कहानी क्या है? सीधा मत ध्यान देना, तुरंत प्रभाव से मत लिखना। अचलेश्वर स्वामी मंदिर है, ये तो लिख लिया। बिल्कुल जी, अचलेश्वर स्वामी मंदिर है। हाँ, स्वामी यानी शिव। अचलेश्वर स्वर, मैंने कहा स्वर जिसके भी पीछे आता है वो शिव जी का मंदिर होता है, शिवालय होता है। अचलेश्वर शिव जी का मंदिर है। लेकिन यहाँ पे होती क्या है? शिव जी की अंगूठे की पूजा होती है। शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। कहां पे? आमेर में अचलेश्वर स्वामी मंदिर के अंदर। ये बात ध्यान में रखनी। इसी अचलेश्वर स्वामी मंदिर के ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने, यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे बिल्कुल ठीक सामने, इधर उधर 1% नहीं, ठीक सामने क्या है मेरे साथियों? दुर्सा आडा की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति है। ये बात भी ध्यान में रखनी है आप। अचलेश्वर स्वामी मंदिर के ठीक सामने दुर्सा आडा की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, दुर्सा आडा को जानते ही हो आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक अचलगढ़ की बात करें, थोड़ी सी अचलगढ़ की बात करती हैं अचलेश्वर से। अचलगढ़ की बात करें, इस अचलगढ़ को भेव राथल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था। उस समय की बात है कि उस समय इस अचलगढ़ की अंदर आक्रमण होने पे मधुमक्खियों ने सहायता की थी। किसने सहायता की थी? मधुमक्खियों ने सहायता की थी, और महमूद बेगड़ा की सेना पे मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। इसीलिए इस अचलगढ़ को भेव राथल कहते हैं, भेव राथल कहते हैं। ये बस मैंने वैसे बता दिया, बाकी आपको इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतनी सी ही जानकारी है आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग महल की आकृति में बना हुआ है। शुक्र नीति के अनुसार प्रश्न पूछा आपसे
तो शुक्र नीति के अनुसार आपने जो भी दिया है वो नहीं होगा मेरे साथियों, यहाँ पे होगा गिरिदुर्ग। और जिसने गिरिदुर्ग आंसर दिया है वो सही है, ठीक है, जिसने गिरिदुर्ग दिया है वो सही है। गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता। मान सिंह ने निर्माण करवाया। काकिलगढ़ भी कहती है मुगल प्रभाव दिखाई देता है। कछुओं की प्रमुख राजधानी थी। भूल भुलैया है ये। इमारतें की बात करें तो दीवाने ए आम, दीवाने ए खास, शीश महल, सावन भादो की बात कर ली। सुहाग मंदिर, यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर, सुख मंदिर, दौलत बाग, दोल्हा राम बाग, केसर क्यारी, केसर क्यारी बगीचा। उसके बाद में हम बात करें मावठा जलाशी की। मावठा जलाशय दादू दयाल ने यहाँ पे रज्जब जी को उपदेश दिए थे। शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, बारह दरी। गणेश पोल, फर्ग्यूसन ने इस गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। ये हो गई बात। उसके बाद में अचलेश्वर स्वामी का मंदिर है जिसके अंदर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक सामने दुर्सा आडा की मूर्ति लगी हुई है। ये तो बात है आमेर की। कहाँ की? आमेर की। आमेर के बाद में हम पढ़ने वाले हैं आज इसी क्लास के अंदर जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग मेरे साथियों? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के बारे में आपको पता है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में आपको पता है कि ये कैसा है? सोने के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जैसलमेर का दुर्ग जो है सोने की तरह दिखाई देता है, क्योंकि वहां का जो पत्थर है वो सोने के रंग के जैसे पीले कलर का है। जैसा सोना दिखाई देता है ना, वैसा का वैसा पत्थर दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो दुर्ग है, ये किला है, ये सोने की तरह चमकता है। स्वर्णिम मंदिर है। क्या है? स्वर्णिम किला है या स्वर्णिम मंदिर की बात करते हैं। लिखती है यहाँ पे शुक्र नीति के अनुसार जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला कहां पे? पहाड़ी पे बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा बना हुआ है ना, पहाड़ी पे बना हुआ है। वहां गिरी। अभी देखो, अभी इसकी बात करती हैं, अभी क्लियर कर देती। अभी देखो, अभी इसको क्लियर करते हैं। जैसलमेर का दुर्ग पीले सोने के समान पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इस किले को सोनार किला कहते हैं। क्योंकि सोनार क्या करता है? सोनार करता है किसका कार्य? सोने का कार्य। सोनार किला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसके जैसा है? स्वर्णिम गिरी किला। ये समझ में आ गई ना बात? गिरी, हाँ, स्वर्णिम गिरी किला है, ठीक है, या स्वर्णगिरी कर लेना, या इसी को स्वर्णगिरी भी कहती है। स्वर्णगिरी, स्वर्णमगिरी, सोनार किला या सोनार गढ़ का किला, ये जैसलमेर का ही किला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? कब करवाया? जैसलमेर का किला है, राव जैसल भाटी द्वारा इस किले का निर्माण 1155 ईस्वी में करवाया गया था। जैसल भाटी ने निर्माण करवाया, तभी इस किले का नाम जैसलमेर दुर्ग पड़ा। जैसल भाटी जैसलमेर दुर्ग नाम पड़ा। देखो, जैसलमेर की बात आ जाए तो 1155 1155 ईस्वी के अंदर किसने? रावल है। जैसलमेर से मेर हटा देना, जैसल भाटी। जैसल भाटी ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर हम बात करें, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है तो किस पे होगा मेरे साथियों? पहाड़ी पे होगा। कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकुट पहाड़ी पे। जैसे ही मैं त्रिकुट पहाड़ी बोलता हूं, आपके समझ में आ जानी चाहिए कि तीन कुंट की पहाड़ी। कौन सी? तीन कुंट की पहाड़ी पे बना हुआ ये दुर्ग है। जो तीन कुंट की पहाड़ी पे बना होगा वो कैसा होगा? तीन कुंटों वाला क्या होता है? त्रिभुज होता है। क्या होता है?
त्रिभुज होता है। तो जैसलमेर के बारे में आप ध्यान में रखना, त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ ये किला है। किस आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर का किला 1155 में रावल जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके पत्थर जो है ये सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसको सोनार किला, सोनारगढ़ का किला, स्वर्णिम किला या स्वर्णिम गिरी किला या स्वर्णगिरी किला भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसी जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहते हैं कि ये जो किला है ये दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे क्या है, अंगड़ाई ले रहा है शेर, अंगड़ाई शेर लेता दिखाई देता है। गलत लिख दिया गया, दिखाई देता है, सेट कर देते हैं। अभी देखो बोर्ड पे तो लिखा अंगड़ाई कैसे लेते हैं, बिल्कुल लिखो। अब आपको लिखना है कि जैसलमेर जो किला है ये दूर से देखने पे अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। कौन सा किला मेरे साथियों? जैसलमेर का किला। अब आपकी माना डॉक्टर तो कौन कहते, कह देंगे नहीं कहते। किसी ने कहा आपको क्या पता, क्या आपने शेर को अंगड़ाई लेते देखा है? क्या नहीं देखा? तो फिर आपने इस किले के बारे में से क्यों कहा कि अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है? कल ये नहीं माने तो ये मान ली, क्या मान ले कि जैसलमेर का जो किला है ये समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। अब फिर किसी ने कहा कि जैसलमेर में समुद्र की बात करते हो, क्या बात करते हो? क्या रेत का? किसका समुद्र? रेत का। तो एक बात और लिखो इसी के अंदर, अंगड़ाई शेर लेता दिखाई देता है या अंगड़ाई लेते हुए शेर दिखाई देता है, वैसे सही कर देते हैं ना। इसको कोई समझ में नहीं आए किसी को फिर गलत लिख देगा। वैसे याद ही रखना है, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। फिर इसी के बाद में इसी के बारे में कहते हैं कि रेत के समुद्र में लंगर डाले, लंगर समझते हो ना? हाँ, लंगर डाले जहाज की तरह दिखाई देता है। लंगर डाले जहाज की तरह दिखाई देता है, क्या? क्योंकि जहाज के ब्रेक नहीं होते, जहाज के ब्रेक नहीं होते, ये बात ध्यान में रख लेना। जहाज को रोकना है तो जहाज के एक सांकल या लगी होती है जिसके आगे एक लोहे का एस्टिमेट लगा होता है, पंजी सी लग रही है, किला से उड़ने के लिए लगाया जाता है। तो जहाज को रोकना है, जहां पे अपन को पता है कि वहां पे रोकना है, तो वो पायलट जो होता है जहाज का वो अपने अनुसार से उस लंगर को उस क्षेत्र से कुछ दूरी पे डाल देता है, जब तक वो उसकी स्पीड जो है ये स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। जहाज के ब्रेक नहीं होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। पानी में ब्रेक लगता ही नहीं है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो ये लंगर इसीलिए डालते हैं, जहाज को रोकने के लिए लंगर डाला जाता है कि जहाज की स्पीड जो है ये कम हो जाए, जहाज को रोका जा सके। जैसे स्कूटी की ब्रेक तो होती है लेकिन पापा की परखियां स्कूटी की ब्रेक नहीं लगाती हैं, वैसे ही इस जहाज के ब्रेक नहीं होती है, फिर वो जहाज वाली ब्रेक लगानी पड़ती है। ठीक है, लड़कियां भी लंगर ही डालती है, देख लेना कभी स्कूटी चलाती कोई लड़की को, लड़कियां हमेशा लंगर डालती है, ब्रेक नहीं लगाती है। लंगर डालेगी तब कहानी बढ़ती है। तो ठीक है, लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है रेत के समुद्र में। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। ठीक है, फिर इस जैसलमेर किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इस किले पे चढ़ने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। किसने कहा है? अबुल फजल ने एक स्टेटमेंट दी है। पत्थर की
टांगे चाहिए किसके लिए? जैसलमेर किले पे चढ़ने के लिए। जैसलमेर किले पे चढ़ाई करनी है तो पत्थर की टांगे चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पत्थर की टांगे नहीं है, पत्थर की जैसी टांगे नहीं है, वो नहीं चढ़ सकता। एक दुआ भी है, शरीर कीजिए काट कान, शरीर कीजिए काट कान, ठीक है। पग कीजिए पाषाण, पग कीजिए पाषाण है। कोई बक्सर किने लोह का, कि कोई बक्सर किने लोह कौन, तब पहुंचे जैसान। कि शरीर कीजिए काट कान, ये जो शरीर है ये लकड़ का बना लीजिए। लकड़ का शरीर है ना जिसका, शरीर कीजिए काट कान यानी लकड़ का शरीर। पग कीजिए पाषाण, पाषाण पत्थर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पत्थर की बात। क्या जिसके शरीर लकड़ी का है उसके पांव जो है ये पाषाण पत्थर की है। बक्सर कीने, बक्सर होते कपड़े, कपड़े बक्सर लोहे के जिसके कपड़े हैं वो ही जैसलमेर दुर्ग पर चढ़ सकता है, अन्यथा बाकी व्यक्ति नहीं चढ़ सकते। ये बात किसके बारे में आती है? अबुल फजल के बारे में आती है। अबुल फजल कहता है कि इस पे पत्थर की टांगों वाला व्यक्ति चढ़ सकते हैं। फिर इसके बारे में कहती हैं इस किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं हुआ है। ये बात ध्यान में रखना, चूने का उपयोग नहीं हुआ है, चूने का उपयोग नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पूछी जा सकती। चूने का उपयोग नहीं हुआ है तो इसकी जो छत है वो किसकी है मेरे साथियों? लकड़ी की है। जैसलमेर दुर्ग की जो छत है ये किसकी है? लकड़ी की है। ज्यादा नहीं बताते हैं, मैंने देखा नहीं है, बस बाहर से इमेज वगैरह देखी है, मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूँ, जाऊंगा तो बताऊंगा कि वाकई में लकड़ी की है। लेकिन हाँ, मैंने ये तसल्ली पूर्वक सुना है, अच्छे तरीके से सुना है कि इसके अंदर एक दो महल ऐसे हैं जिसकी छत लकड़ी की है, बाकी लकड़ी की नहीं है। वो एक दो महल है जिसकी छत लकड़ी की है, इसीलिए कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग की छत जो है लकड़ी की है। किसकी है? लकड़ी की। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब आपसे पूछ ले कि लकड़ी की छत किस दुर्ग की है, तो जैसलमेर दुर्ग की। फिर इसका जो परकोटा बना हुआ है ना, इसका जो परकोटा बना हुआ है वो दोहरा परकोटा है, घाघरा नुमा दोहरा परकोटा है। कौन सा? घाघरा नुमा परकोटा है, घाघरा नुमा परकोटा है। घाघरा नुमा, घाघरा कहां पे बांधते हैं? कमर पे बांधते हैं, इसीलिए इसके परकोटे को कहती है कमर कोटा। क्या कहती है? कमर कोटा। जैसे कहते हैं ना जालिम कोटा, जालिम कोटा। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया था, इसीलिए उस परकोटे कहते हैं जालिम कोटा। यहाँ पे कमर कोटा, घाघरे के नुमा परकोटा बना हुआ है, दोहरा परकोटा है, इसीलिए कहते हैं घाघरा नुमा परकोटा। फिर बात लिखो, फिर बात लिखो, इस जैसलमेर दुर्ग के अंदर 99, एक संख्या लिखो 99, 99। कौन से? 99, 99, एक कम 100, ठीक है। फिर लिखो 77, क्या लिखो? 77। दो संख्या लिखो आप, एक 99 लिखो, एक 77 लिखो, एक 99 लिखो, एक 77 लिखो। फिर इसके आगे लिखना जैसलमेर किले के अंदर बुर्जें बनी हुई है, बुर्जें बनी हुई है। बुर्जें क्या होती है? बुर्जें होती है, मैं बताता हूं, बुर्जें होती है टावर। टावर कैसे? आपने सभी ने आर्मी कैंप देखी है, आर्मी कैंप में टावर बने होते हैं और उसके ऊपर बैठने की जगह होती है और ऊपर से इसे पैक करके छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर एक सैनिक खड़ा होता है, सैनिक तैनात होता है। वो क्या रखता है? ध्यान रखता है कि कहीं से कोई घटना नहीं घट जाए। इन 99 बुर्जें या 77 बुर्जें की बनी हुई थी, यहाँ पे सैनिक रहते थे। जैसलमेर किले के अंदर सर्वाधिक बुर्जें बनी हुई है, ये बात ध्यान में रख लेना। सर्वाधिक बुर्जें, सारे दुर्ग की बात करें तो सर्वाधिक बुर्जें जैसलमेर किले के अंदर ही बनी हुई है। कहां पे? जैसलमेर में। अब बताओ सर, आपने 99 77 क्यों लिखाया? 99 77 क्यों लिखाया? कुछ पुस्तक के अंदर 99 मिलती है। कितनी मिलती है? 99 मिलती है। कुछ पुस्तक के अंदर 77 मिलती है। गिनी किसी ने नहीं, गिनी किसी ने नहीं, सबने छापा है, सुनी सुनाई बात को छापा है। हम दोनों की सुनते हैं तो हम दोनों की छापते हैं। 99 भी सुने, 77 भी सुने, 99 भी सुने, 77 भी सुने। 99 की बात करें हमें, तब बात करें स्प्रिंग बोर्ड की। स्प्रिंग बोर्ड बाय
राजवीर सर। स्प्रिंग बोर्ड राजस्थान हिस्ट्री बाय या कला एंड संस्कृति के अंदर बात करें तो राजवीर 99, कितनी 99। सूरतगढ़ बाई स्वाध्याय, सूरतगढ़ बाई स्वाध्याय सुमेर जी शेखावत, उनकी एक बुक है राजस्थान इतिहास 77 बुर्जी, कितनी 77 बुर्जी। तो हम दोनों ही करते हैं। अगर ऑप्शन में 99 आएगा तब 77 नहीं आएगा, 77 आएगा तब 99 नहीं आएगा। तो आपको जब 99 नहीं आए तो 77 जाना है, 99 आए तब 99 जाना है, तब 77 नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखें। बिल्कुल, शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, कोई बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे पाषाण जैसान, तब पहुंचे जैसान। ऐसा दुर्ग है जिस पे पत्थर की टांगे चाहिए, पत्थर की टांगे लगानी पड़ेगी। आजकल स्टील का गोडा ला के जब पत्थर की टांगा लगवाता किए किलो तो देख गया वहां। बाकी भाई साहब किला देखना है कोई दिक्कत नहीं है मेरे नौजवान युवा साथी, मेरे सहयोगी, बिल्कुल पत्थर की टांगों जैसी है, लोहे के बक्सर पहन रखी है, बिल्कुल काठ के जैसा शरीर है, लेकिन खराब कर रखा है, खराब कर रखा है ना। बिल्कुल समझने वाले समझ गए, खराब कर रखा है। हाँ, फिर हम बात करें इसी किले की, इसी किले की सत्यजीत रे की बात करें। सत्यजीत रे फिल्म के क्षेत्र के अंदर है और इनको अवार्ड भी मिले हैं। इन सत्यजीत रे ने इस जैसलमेर के किले पे फिल्म बनाई है। क्या बनाई है? फिल्म बनाई है जिसका नाम मिलता है सोनार किला। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है सोनार किला फिल्म मूवी। फिल्म बनाई है किसने? सत्यजीत रे ने इस जैसलमेर के किले पे मूवी बनाई है जिसका नाम मिलता है सोनार किला मूवी। फिर हम बात करें इस किले के बारे में, कहते हैं कि 2009 के अंदर ऐसा हो गया था कि ये किला जो है ये गिरने वाला है। अब ये किला गिरेगा, तब सरकार ने क्या किया था, यहाँ पे 5 रुपए की डाक टिकट जारी कर दी थी कि अब ये किला जो है ये गिरने वाला है, इस पे डाक टिकट जारी कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, दोहा गाती हैं, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो। एक फेमस दोहा है जैसलमेर के लिए, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर का। गढ़ तो दिल्ली भी है, गढ़ आगरो भी है, अरगढ़ बीकानेर, गढ़ बीकानेर भी है। भलो चिड़ायो भाटिया, भलो चिड़ायो भाटिया सिरागढ़ जैसलमेर के भारतीयों ने इतना अच्छा बनाया है, सबसे सिरे सर्वोपरि क्या है? जैसलमेर है। फिर मेरे जैसा इतिहासकार नया दिमाग लगा देता है क्या अब इसको ये नहीं कहना कि भलो चिड़ायो भाटियान सिरगढ़ जैसलमेर 2009 की बात करें तब तो बन जाती है। बैठे बैठे जब डिस्कस करती है ना किसी चीज पे, तो ऐसी शायरी या फिर दोहे जो है ये परिवर्तन कर ही देती है ना। अरगढ़ सॉरी गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर, चंदो करो भाटियान दुड़ जैसलमेर। क्या है कि चंदो करो भाटियान दूर है जैसलमेर। अब जैसलमेर दौड़ने वाला है, अब भाटियों चंदा करो, भाटी वंश जो है चंदा करो, इस जैसलमेर को बचाओ। ये भी ध्यान में रखना है कि 2009 में इसकी स्थिति गिरने की जैसी थी, तब इसका निर्माण सॉरी इस पे 5 रुपए की डाक टिकट जारी कर दी थी सरकार ने। लेकिन भाई साहब उस समय इतनी मजबूत तरीके से कारीगरी की गई थी कि आज वर्तमान के अंदर भी जैसलमेर का किला कायम है, जैसलमेर का किला कायम है। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया, ये जल्दी से नहीं गिरने वाला। भाटियों ने बनाया है, तब भी कहते हैं गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटियान सिरेगढ़ जैसलमेर। ये सिरे का दुर्ग है, ये गिरने वाला नहीं है। आने वाले समय में देखो अब धीरे धीरे सब चीज के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, सब चीज, ध्वनि पोल्यूशन भी चल रहा है, वायु पोल्यूशन भी चल रहा है,
प्रत्येक चीज का पोल्यूशन है तो उससे मानव को नुकसान है। तो ये तो भाई साहब मिट्टी से बनी, मिट्टी पत्थरों से बनी चीजें हैं, इनको तो नुकसान है ही। जब भगवान ने शरीर बनाया, ये मशीन बनाई है, इस मशीन के लिए जब मिस्त्री की जरूरत है तो ये तो भाई साहब कभी ना कभी तो खत्म होनी है। जब ये खत्म हो सकता है तो वो भी खत्म हो सकता है, उसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस ध्यान में रखना कि जैसलमेर के लिए दोहा है, फेमस है कि गढ़ तो दिल्ली का भी है, गढ़ आगरे का भी है, गढ़ बीकानेर भी है, लेकिन जैसलमेर जो है ये सिरे का गढ़ है, सबसे सुंदर गढ़ जैसलमेर का, क्योंकि एक तो दूर से देखने पे पहले ही सोने के समान दिखाई देता है, सोने के समान दिखाई देता। अभी मैं आपको बताऊं कि सोने के समान बात करें, सोनो देख रहे हो बस वही वही उसके तरह चमकता है, तब भी इसकी बातें जो है ये सोने की जैसी करते हैं। स्वर्णिमगिरी किला या स्वर्णगिरी किला। आगे चले, तभी सत्यजीत रे ने सोनार किले के नाम से मूवी बना दी, फिल्म बना दी। 2009 में इस किले पे 5 रुपए की डाक टिकट जारी कर दी थी सरकार ने। अब आगे बात करें, इस किले जैसलमेर किले के अंदर, जैसलमेर जो किला है इसके अंदर हस्तलिखित पुस्तकों, हस्तलिखित ग्रंथों के लिए संग्रहालय बना हुआ है, जिसको कहती हैं जीन भद्र सूरी भंडार। क्या कहती हैं? जीन भद्र सूरी भंडार। किसके लिए? हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह। हमारे राजस्थान के अंदर जितनी हस्तलिखित पुस्तकें हैं वो वर्तमान समय के अंदर इसी जीन भद्र सूरी भंडार के अंदर रखी गई है, ये बात ध्यान में रख लें। फिर हम बात करें इसी जैसलमेर के अंदर और क्या है, और इसके अंदर मेरे साथियों पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। ठीक है, ये भी लिखो, लिखो भाई लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम ज्यादा हो रहा है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। फिर जैसल ने जब निर्माण करवाया इस दुर्ग का, तो यहाँ पे एक जैसल के नाम से कुआं भी है, जैसल कुआं। कौन सा कुआं? जैसल कुआं। अब इस जैसल कुएं से कुछ पुरानी कहानियां जुड़ी हुई है, वो सुनाती हैं कि इस पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात करें कि इस रेतीले क्षेत्र के अंदर कुआं है, एक पानी का कुआं है जैसलमेर के अंदर, है ना, पानी का कुआं है। ये बहुत पुराना कुआं है। इसके बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण व अर्जुन जो है ये यात्रा करते हुए घूमते घूमते इधर पश्चिम राजस्थान जैसलमेर की तरफ आ गए थे, और अर्जुन को प्यास लग गई थी, पानी की तिस लगी है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण को कि हे पार्थ, मेरे लिए जल की व्यवस्था की जाए। अब कृष्ण जी रथ पर बैठे बैठे इन बिना देखो यार पानी तो नेड़ते को नहीं। फिर कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्कर चलाया, सुदर्शन चक्कर चलाया, और उस सुदर्शन चक्र की सहायता से इस जैसलमेर के इस जैसल वाले कुएं के स्थान की बात करें तो यहां से पानी निकाला। क्या निकाला? पानी निकाला। और पानी निकालने के बाद में अर्जुन को कहा, ले तू तो तेरी प्यास बुझा। अर्जुन ने प्यास, अपनी प्यास बुझाई। बुझाने के बाद में अर्जुन ने कहा बस अब इसको बंद कर दो। फिर भगवान कृष्ण जी ने कहा कि यार इतनी दूर दूर तक कोई अपन को कुआं नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा दूर दूर तक कोई मानसी कौन दिखाई दे, क्या करे हो पानी ढूंढेगो। अर्जुन ने कहा नहीं, आने वाले समय में मेरे वंश, कृष्ण ने कहा आने वाले समय में मेरे वंशज यहाँ पे होंगे, उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए ये कुआं अब जारी रहेगा। देखो भगवान कृष्ण ने जैसलमेर के उस रेतीले भाग में जाके ये इतनी बड़ी गलती कर दी, है ना कहीं बेईमानी करके। अगर भगवान कृष्ण जी चाहते तो इधर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इधर चले जाते, वहां पे जाके कुआं बोर कर देते। अरे भट्ट जाके करा दो आप आज के टाइम बड़ा होता वहां व्यापारी तो जैसलमेर तो बटा होता और भाटी जकाया हाई इंग्लैंड का माँ, अमेरिका का माँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन कुआं बोर करार भगवान जी कृष्ण जी तो बिना वार मतलब आप मिला ले यार, इन्हें आप डायरिया मिला ले यार नहीं। लेकिन अट जैसलमेर में कर गया जब बेचारा भाटी जैसलमेर में आया। हर भाटी जो है ये कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अगर ये कुआं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में होता तो भाटी उधर होती।
फिर जैसलमेर का किला उधर बनता है, यहाँ पे नहीं बनता। तो ध्यान में रखना है, जैसल कुआं भी है कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है, रावल जैसल के नाम पे है, पुरानी जोड़े, तब ये उधर कर लेना। ये तो बात आ गई इधर सारी की सारी, ठीक है, ये तो बात आ गई इधर सारी की सारी। फिर और लिखो, यहीं पे लिखते हैं, एक बात करी हम महल की, किसकी बात करें, महल की बात करते हैं। जैसलमेर किले के अंदर महल है, एक तो शीश महल है, क्या है, शीश महल है, जिसका निर्माण करवाती है अखेराज भाटी। कौन करती है, अखेराज भाटी निर्माण करवाती है, जिसको कहती है सर्वोत्तम महल। लिखो, अखेराज जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसको कहती है सर्वोत्तम महल। ब्रैकेट में लिख लेना, इस सर्वोत्तम महल को ही कहती हैं शीश महल। क्या कहती हैं, इस सर्वोत्तम महल को ही कहती हैं शीश महल। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हो, आशा करता हूं मैं आपसे ये। बाकी आप पे डिपेंड है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर हम बात करें मूल राज सेकंड की। ये जो मूल राज सेकंड है, इन्होंने बात करी हम, इन्होंने करवाया रंग महल का निर्माण व मोती महल का निर्माण। किसका निर्माण है, एक तो लिखो रंग महल का निर्माण, इन्हीं मूल राज सेकंड ने करवाया मोती महल का निर्माण। रंग महल व मोती महल का निर्माण करवाया मूल राज सेकंड ने। सर्वोत्तम महल यानी शीश महल जो है, इसका निर्माण करवाती है अखेराज। ठीक है, ये जो रंग महल व मोती महल है, इसकी हम बात करें तो झीरी झरोखों के अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। झीरी झरोखों के अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है रंग महल व मोती महल, मूल राज जी ने निर्माण करवाया। फिर यहीं पे लिखो, एक आता है गज विलास। कौन सा विलास, गज विलास। इस गज विलास के साथ में लिखना एक जवाहर विलास। जवाहर विलास, गज विलास एंड जवाहर विलास, इसके ब्रैकेट में लिख लेना पत्थर के भारी काम के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर के भारी काम के लिए प्रसिद्ध है गज विलास, व आपके सामने है जवाहर विलास। ठीक है, ये जो जैसलमेर का किला है, इसके अंदर एक बढ़िया बढ़िया सुंदर राइटिंग के अंदर लिखना नोट डाल के, शिल्प व सौंदर्य के कारण, शिल्प व सौंदर्य के कारण, शिल्प व सौंदर्य के कारण आबू की दिलवाड़ा जैन मंदिरों की, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करती। जैन जो मंदिर है सुंदर है आबू के दिलवाड़ा के, उनकी बराबरी करती हैं जैसलमेर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, फिर जैसलमेर की अगर हम बात करें, जैसलमेर जो है ये ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का दुर्ग जो है, ये अपने आप में अढ़ाई नहीं लिखना है, ढाई लिखना है। अढ़ाई तो वो अलग आ जाती है ना, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें साका, पहला साका, फास्ट साका, लो फास्ट साका। पहले साके की बात करें मेरे साथियों तो लिखना 1296 से 1316 के बीच की कहानी। 1296 से 1316 ईस्वी के बीच की कहानी। कहते हैं कि ये जो शाखा है ये 1299 में हुआ था। कब हुआ मेरे साथियों, 1299 के अंदर हुआ था प्रथम शाखा। कौन सा शाखा मेरे साथियों,
प्रथम शाखा किस किस के बीच हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मूलराज भाटी के मध्य हुआ था। इस साके के अंदर केसरिया व जौहर दोनों हुए। फिर हम बात करें मेरे साथियों दूसरे साके की। दूसरे साके की बात करें, किसकी बात करी? दूसरे साके की बात। तो ये साका कहती है 1315 ईस्वी में। कब हुआ? 1315 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है? किस किस के? वो ही मेरे साथियों फिरोज शाह। फिरोज शाह कौन है? तुगलक। तुगलक वर्सेस बात करी हम भाटी। किसकी बात करी? बात करी हम भाटी की, रावल दुद्धा भाटी। कौन सा भाटी? रावल दुद्धा जी। रावल दुद्धा जी। ऐसे कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी ये पत्नी पीहर गई हुई थी, पीहर गई हुई थी। बाकी सब ने केसरिया धारण किया, सीते भी सैनिक थे, दादू जी ने भी किया, और जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया। दादू जो है इनकी कहती हैं रावल दादू की इस युद्ध के अंदर रावल दुद्धा जी की में धड़ जो है ये अलग हो जाती है। फिर पत्नी ने कवि चारण, इनकी जो पत्नी है कवि चारण को कहती है कि मुझे मेरे पति का सर ला के दिया जाए। कवि चारण जो है ये सर ला के देती हैं और वो सर के साथ में आहुति लेती है, आहुति लेती है। समझ में आई बात? कौन सा साका? दूसरा साका 1315 फिरोज शाह तुगलक रावल दुद्धा जी। फिर होता है तीसरा साका। हम बात करेंगे अढ़ाई साके की, हम पूरे 3 की बात नहीं करने वाली है। तीसरा साका होता है मेरे साथियों 1550 ईस्वी के अंदर। तीसरा साका कब होता है? 1550 ईस्वी के अंदर होता है। इस साके के अंदर केसरिया तो होता है, जौहर नहीं होता। ये बात पहले लिखो, केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है। केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है, जौहर नहीं होता है। कौन करता है ये मेरे साथियों? ये होता है रावल। रावल की बात करें हम, रावल कौन होंगे मेरे साथियों? लूणकरण जी भाटी। लूणकरण जी भाटी की मैंने कहानी सुनाई है आपको, अगर ध्यान में हो तो। तब मैंने बताया था कि सामेड़ा होता है वर्सेज सामना किसका करेंगे? अमीर अली का सामना करेंगे। किसका सामना करेंगे? अमीर अली का सामना करेंगे। इस तीसरे साके को कहते हैं मेरे साथियों अर्ध शाखा। क्या कहती हैं? अर्ध शाखा कहती हैं। इसीलिए कुल मिला के होती हैं 2.5 शाखे। कितने शाखे? 2.5 शाखे। 2 से ही 1/2 शाखे। समझ में आ गई बात? 2.5 शाखे, 3 से आधा कम और 2 से आधा ज्यादा। इसी के साथ हमारा क्या पूरा हो जाता? जैसलमेर दुर्ग पूरा हो जाता। जैसलमेर दुर्ग पूरा हो जाता। जैसलमेर दुर्ग के बारे में हमने बात कर ली है। कहीं कहीं पे आपको ये प्रथम शाखा जो है ये 99 मिलेगा, कहीं पे मिलेगा 1293। जो आपको सही लगे वो आप सही कर लेना, हम दोनों ही बता देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और जिस साथी ने द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है ये मिलती रही। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।